नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में और आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की हेडलाइन के साथ। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बड़ा झटका। 23,000 के अधिक शिक्षकों की भर्ती को कलकत्ता हाईकोर्ट ने बताया संवैधानिक। सभी शिक्षकों को वेतन 6 हफ्तों में वापस करने का निर्देश। दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चुनावी रैली। गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के कांकेर में भरेंगे हुंकार। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष का भी धुआंधार प्रचार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज कर्नाटक में ठोकेंगे ताल। वहीं बसपा प्रमुख मायावती बुलंदशहर और नोएडा में करेंगी चुनावी सभा। तीसरे चरण के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन। इस चरण में 11 राज्यों की 95 लोकसभा सीटों पर 7 मई को होगा मतदान। एनआईए की श्रीनगर के 9 ठिकानों पर छापेमारी। ड्रोन से हथियार गिराने के मामले में चल रही है जांच। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए जम्मू में भिजवाए गए थे हथियार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सियाचिन के दौरे पर। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात सैनिकों से करेंगे मुलाकात। लू की आशंका के बीच हल्की बारिश के बाद राजधानी दिल्ली का मौसम हुआ सुहाना। वहीं देश के पूर्वी क्षेत्रों में अगले 5 दिन तक भीषण गर्मी के आसार। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी लू चलने की संभावना। और भारत के डी गुकेश ने जीता कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट। 17 वर्षीय गुकेश इस टूर्नामेंट को जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी। अब विश्व खिताब के लिए मौजूदा विश्व चैंपियन डिंग लिरेन को देंगे चुनौती। और आइए खबरों को जानते हैं विस्तार से। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2016 की भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों में भर्ती हुए घोटाले से संबंधित याचिकाओं और अपीलों पर आज अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति देवांशु बसाक ने 281 पेज के फैसले में शिक्षकों को भर्ती को गैरकानूनी ठहराया है। 23,000 के अधिक शिक्षकों को वेतन 6 हफ्तों में वापस करने का भी निर्देश दिया गया है। तो ये बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां सभी शिक्षकों को 6 हफ्तों में वेतन वापस करना होगा, ये निर्देश दिया गया हाईकोर्ट की तरफ से। 281 पन्नों के फैसलों में कहा गया कि जो ये 23,000 से ज्यादा नियुक्तियां थी वो अवैध थी और सीबीआई इस मामले में अपनी जांच जारी रखेगी। पश्चिम बंगाल से ये बड़ी खबर आ रही है जिसमें ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि सीबीआई ने इस घोटाले के मामले में जांच की थी और ये जांच अभी जारी रहेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती को असंवैधानिक बताया है। न्यायमूर्ति देवांशु बसाक ने 281 पेज में लिखा ये फैसला। आपको बताएं कि 2016 का ये मामला है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने विशेष खंडपीठ गठित कर इस पूरे मामले की सुनवाई के लिए कहा था और 20 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, जिसके बाद आज हाईकोर्ट ने ये फैसला 281 पन्नों का सुनाया है। और बुलेटिन में अब बात करते हैं 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर सभी दलों का चुनाव प्रचार अभियान जोर शोर से जारी है। अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए भाजपा के दिग्गज नेता आज भी चुनाव प्रचार में दम लगाएंगे। भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में चुनाव प्रचार करेंगे।
लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में अलीगढ़ में 26 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों पर जीत के लिए बीजेपी और कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इस बीच भाजपा के स्टार प्रचारक छत्तीसगढ़ में लगातार मतदाताओं को साधने का प्रयास कर रहे हैं। आज राज्य के कांकेर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी जनसभा है। अमित शाह पार्टी प्रत्याशी के हक में माहौल बनाएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के अंतर्गत 26 अप्रैल को राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद सीटों के लिए मतदान होना है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के केंद्रीय नेताओं की ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं शुरू हो चुकी हैं। इसी कड़ी में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लोरमी, भिलाई और रायपुर के चंद्रखुरी में सभा को संबोधित करेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। सभी पार्टियों ने पूरी ताकत चुनाव प्रचार में लगा रखी है। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष का भी धुआंधार प्रचार चल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज कर्नाटक के बेंगलुरु ग्रामीण और चिक्कबल्लापुर लोकसभा सीट पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि कर्नाटक मल्लिकार्जुन खड़गे का गृह राज्य भी है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती करीब 12 बजे उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में जनसभा को संबोधित करेंगी। बसपा प्रमुख मायावती सिकंदराबाद में गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा करेंगी। मणिपुर में इनर मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के 11 बूथों पर आज फिर से मतदान हो रहा है। इसमें साजेब, खुरई, थोंगम, लेकाई बामनकंपु, नॉर्थ ए बामनकंपु, नॉर्थ बी बामनकंपु, साउथ वेस्ट बामनकंपु, साउथ ईस्ट खोंगमान जोन 5A, इरोइशेम्बा ममांग लेकाई, इरोइशेम्बा मयाई लेकाई और खैदेब माखा के बूथ शामिल हैं। वहीं लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन है। तीसरे चरण के तहत 95 निर्वाचन क्षेत्रों में 7 मई को मतदान होगा। इस चरण में असम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव की सभी 2 सीटें, गोवा की सभी 2, गुजरात की सभी 26, जम्मू और कश्मीर की 1 सीट, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश की 9, उत्तर प्रदेश की 10 और पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर मतदान होगा। लोकसभा चुनाव में गठबंधन के सहयोगी दलों को साधना और एक साथ मजबूती के साथ मिलकर चुनाव लड़ना जमीन पर कार्यकर्ताओं के मनोबल के लिए काफी अहम होता है। उत्तर प्रदेश में एनडीए के सबसे पुराने सहयोगी अपना दल एस को 2 लोकसभा सीटों मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज पर चुनाव लड़ने का मौका मिला है। अपना दल अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत में अपने 10 सालों के कामकाज के दम पर तीसरी बार चुनाव जीतने का भरोसा जताया है। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली और एक समय देश के सबसे बड़े जिले मिर्जापुर का प्रतिनिधित्व किया। अपना दल एस की बहुत ही तेज तर्राक और युवा नेत्री अनुप्रिया पटेल जी ने, जो कि पिछले 10 सालों से लगातार मिर्जापुर का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और अब यहाँ के जनता की उम्मीद है कि तीसरी बार भी वो प्रतिनिधित्व करें। हमारे साथ हैं अनुप्रिया पटेल जी। आप वैश्विक स्तर पे आप जब दिल्ली से देखते हैं मैम, चूंकि DPIIT में स्टार्टअप इकोसिस्टम जैसी बड़े इकोसिस्टम को भी आप डील कर रही हैं और मुझे याद आता है मैक्रो साहब नरेंद्र मोदी साहब के साथ आए थे और सोलर का एक बहुत बड़ा प्लांट यहाँ पे लगाया गया। जी जी, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उससे आप कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ की जनता को भी पता होना चाहिए कि आप वैश्विक मुद्दों को भी यहाँ पर समेट रहे हैं और यहाँ की मूलभूत जो समस्या है उस पर तो काम लगातार कर रही है। जनता के साथ संपर्क तो हम लोग लगातार सोशल मीडिया पे देख ही रहे हैं आपका। देखिए, सबसे पहले तो आपने स्टार्टअप की चर्चा की। मैं ज़रूर कहना चाहूँगी गर्व के साथ, क्योंकि मेरे मंत्रालय से जुड़ा हुआ विषय है, कि 2016 से पहले तक हमारे देश में कुछ 100 स्टार्टअप, फ्यू हंड्रेड स्टार्टअप्स हुआ करते थे। लेकिन फिर हमने स्टार्टअप संस्कृति को जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में उनके आह्वान पर बढ़ावा दिया, तो
तो आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप भारत बन चुका है और हमारे टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के जो युवा हैं वो आज स्टार्टअप से लेकर यूनिकॉर्न से लेकर अब डेकाकॉर्न भी बनाने जा रहे हैं। ये हमारे देश की उपलब्धि है। तो इन स्टार्टअप्स को हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो स्टार्टअप की पहल है उससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रतिभावान युवा जुड़ सके। मैं अपने ज़िले में भी कोशिश कर रही हूँ कि लोग यहाँ के भी जो हमारे युवा हैं, प्रतिभाशाली हैं, वो भी इस मुहिम के साथ जुड़ सके। ये मेरी एक कोशिश है। एक तो हमारी सरकार ने जिस तरीके से रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ाया है, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो हमारे श्रद्धालु हैं, दर्शनार्थी हैं, वो आ रहे हैं, जिसके कारण जो स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर हैं और जो एक उस पर आधारित एक स्थानीय स्तर पर आधारित अर्थव्यवस्था है उसको गति मिल रही है। दूसरी जो उत्तर प्रदेश सरकार की एक अति महत्वाकांक्षी योजना है, एक जिला एक उत्पाद। हमारे यहाँ लगभग 200 साल पुराना पीतल के बर्तनों का कारोबार है और इसके साथ ही माटी कला है, मिट्टी के कारीगर हैं। ये दोनों ही हमारे यहाँ ODOP में शामिल किए जा चुके हैं और लगातार ODOP योजना के तहत हम डिज़ाइनिंग, पैकेजिंग से लेकर टूल किट से लेकर मार्केटिंग तक जितना भी सपोर्ट इनको मिलना चाहिए वो दे भी रहे हैं। इसके साथ ही मिर्ज़ापुर की पहचान कालीन नगरी के रूप में भी है। तो हमारी जब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लॉन्च हुई मार्च में, तो 4 शहरों को टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस घोषित किया गया और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि मेरा मिर्ज़ापुर भी टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस घोषित हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर एक सहयोगी दल के रूप में, NDA के सहयोगी दल के रूप में आपको इस वक्त तस्वीर क्या नजर आ रही है चुनाव की? तस्वीर बहुत ही सुंदर, बहुत आकर्षक नजर आ रही है। NDA के पक्ष में बयार बह रही है और पहले चरण का मतदान भी संपन्न हुआ है और जो ट्रेंड्स हम सभी अनुमान लगा पा रहे हैं पूरी तरीके से हमारे राजग गठबंधन के जो प्रत्याशी रहे हैं उनके पक्ष में है। और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो प्रधानमंत्री जी ने 400 पार का लक्ष्य तय किया है उस पर NDA तेजी से आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद अनुप्रिया जी। तो एक तरह से हमने जैसे ही अनुप्रिया जी यहाँ पर आई, मोदी और अनुप्रिया जी का एक साथ ये लोगों ने अभिवादन किया और ये बताता है कि NDA के सभी घटक दल एक साथ हैं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। कैमरामैन योगेश तिवारी के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। और आपको एक बार फिर बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2016 की भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों में भर्ती हुए घोटाले से संबंधित याचिकाओं और अपीलों पर आज अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति देबांशु वसाक ने 281 पेज के फैसले में शिक्षकों को भर्ती को गैर कानूनी ठहराया है। 23,000 से अधिक शिक्षकों और इनके वेतन को 6 हफ्ते में वापस करने का भी निर्देश दिया गया है। तो पश्चिम बंगाल से आ रही है बड़ी खबर, जिसमें हाईकोर्ट ने 23,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती को गैर कानूनी बताया है। सभी शिक्षकों को अपना वेतन 6 हफ्तों में वापस करना होगा, यानी कि ये नियुक्ति गैर कानूनी है। और इसके साथ साथ उन्होंने इस नियुक्ति के आधार पर जो कुछ राशि ली थी उसे अब वापस, वेतन के रूप में जो राशि ली थी उसे वापस लौटाना होगा। हाईकोर्ट ने बड़ी बातें कही है अपने फैसले में। पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका लगा है इस पूरे मामले में। और इस पूरे मामले पर ज्यादा अपडेट ले लेते हैं हमारे संवाददाता से। प्रसेनजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसेनजीत, क्या कुछ है ये मामला और हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है जिसमें शिक्षकों की जो नियुक्ति है उसे असंवैधानिक बताया है, साथ ही साथ 6 हफ्तों में अपना वेतन भी लौटाना होगा? देखिए संध्या, ये जो है वो 2016 का जो नियुक्ति है उसी के ऊपर है। और थोड़ा बहुत बैकग्राउंड मैं बता दूं कि ये जो 2016 की नियुक्ति है इसके ऊपर लोगों ने आपत्ति जताया था और पत्रकारों ने भी कुछ जगह पर इसके ऊपर धांधली होने का खबर किए थे। बताया गया था कि एक एक जो पोस्ट है, एक एक जो नौकरी है वो लाखों रुपया में बेचा गया है और सिर्फ तृणमूल कांग्रेस की लोगों के लिए नहीं है, ये पूरी तरह से एक नीलामी पर बेचा गया है, ऐसा आरोप लगाया गया था। और उसी के बाद ये जो कानूनी सिलसिला है, इस सिलसिला जारी हो गया था और बाकी कुछ लोग, जिन लोगों को नौकरी नहीं मिला था लेकिन उनका जो दावा था कि वो
जो पैनल है उस पैनल में होना चाहिए था, गलत लोगों को पैनल में नौकरी दिया गया। इन लोगों ने पिछले करीब 2 सालों से ऊपर कोलकाता की धर्मतला पे अपने धरने पे बैठे हुए हैं, जो हिंदुस्तान के इतिहास में भी एक जगह कर लिए हैं। तो इस कानूनी लड़ाई, इसमें कई सारे पेंच प्रदेश सरकार की तरफ से लगाने की कोशिश किया गया था कि किसी तरह से इस जो कार्रवाई है, जो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन है, इसको रोका जाए, नहीं तो किसी ना किसी तरह से इस जो कार्रवाई है, पूरे कार्रवाई को रोका जाए। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की कोशिश और न्यायमूर्तियों की जो कोशिश है, ये सब कुछ लेकर एक नतीजे तक पहुंचे हैं आखिर तक, आज जिसका रायदान आज हो गया है। और इसमें मैं बताऊं कि बताया जाता है कि अच्छा, दूसरी बात ये बताओ कि पूरे जो शिक्षा विभाग है बंगाल की, उस वक्त की 2014, 15, 16 की, ये सारे के सारे जो शिक्षा विभाग के लोग हैं ये जेल में है। उस वक्त की शिक्षा मंत्री पार्थो चैटर्जी जेल में है, कई सारे विधायक जेल में है, जो एसएससी का चेयरपर्सन हुआ करते थे मानिक भट्टाचार्य जेल में है। तो इस तरह से एक जेल में कई सारे लोग हैं, कई सारे मिडिलमैन जेल में है। और आज अदालत की तरफ से बताया गया है जो सीबीआई है, सीबीआई किसी को भी अभी अरेस्ट कर सकता है, हिरासत में ले सकता है इस मामले पर। और इस मामले पे आरोपी अभिषेक बैनर्जी भी है। अभिषेक बैनर्जी अपने गिरफ्तार को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक भी गए। तो इस तरह से और कई भी तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं जो इसके ऊपर आरोपी है। बताया जाता है ये तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक बाजार खोल के पूरी तरह से ये सारे की सारे नौकरी नीलामी पर चढ़ाया गया था। संध्या जी प्रसन्नजीत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सीबीआई ने इस घोटाले मामले की जो जांच कर रही है, लेकिन घूस लेने का मामला भी अब इसमें जुड़ा है, तो इसमें अब ईडी की क्या कुछ भूमिका है? ईडी भी तो इस मामले में अब जांच कर रही है। हाँ, ईडी भी इसमें है, क्योंकि जिस तरह से पार्थो चैटर्जी की गर्लफ्रेंड बोले या कुछ भी बोले, अर्पिता के घर से जो 50 करोड़ रुपया की कैश हमने करीब 1-1.5 साल पहले देखे थे, जो पहली बार बंगाल के लोग, हो सकता है कि सिर्फ आईटी रेड में नहीं, ईडी रेड में इतना कैश लोगों को देखने को मिला था। और बाद में कई सारे और ईडी रेड में कई करोड़ रुपया कुछ जगह से बरामद हो चुका था। कहानी यह है कि बताया जाता है कि यह सिर्फ 50 करोड़ की बात नहीं है, अगर जोड़ा जाए तो इसमें कई हजार करोड़ रुपया की लेन देन हुआ है। और जो 75-25 मतलब 75-25 रेशियो में 75 पार्टी को दिया गया था और 25 जो मिडिलमैन है उन लोगों ने आपस में बांट लिया था। ये तृणमूल कांग्रेस के ऊपर आरोप है। जो आरोप है उस आरोप के ऊपर अभी भी ईडी और सीबीआई का तहकीकात जारी है। लेकिन ये आज पूरी तरह से साबित हो चुका है कि जो आरोप लगाया गया था, लोगों ने जो आरोप उठाया था, पत्रकारों ने जो खबर किए थे और बाकी राजनीतिक दलों ने जो आरोप लगा रहा था, ये सच है कि ये जो 2016 की नौकरी देने की सिलसिला है, ये सिलसिला पूरी तरह से नीलामी के ऊपर दिया गया है। इसमें मेरिट कुछ नहीं था। और सबसे बड़ी बात है कि मेरिट में धांधली करने के लिए जो वेमर शीट सप्लाई करने वाला कंपनी, जो वेमर शीट का असेसमेंट करने वाला कंपनी, उन लोगों के साथ भी उन लोगों को इस धांधली में, ये पूरे करप्शन में जोड़ा गया था। और इसी तरह से अभी इसीलिए आज कोर्ट ने बताया कि सारे की सारे वेमर शीट वेबसाइट में अपलोड करना पड़ेगा और सारे के सारे लोग ये वेमर शीट को देख पाए, जिनको नौकरी मिला वो भी देख पाए, जिनको नौकरी नहीं मिला वो भी देख पाए, आम नागरिक देख पाए, सब देख पाए। बताया जाता है कि वेमर सीट, सादा वेमर सीट, खाली वेमर सीट जमा करने के लिए बताया गया था और वो खाली वेमर सीट के ऊपर आगे जाके वेमर सीट को, माने उस वेमर सीट को नौकरी पाने वालों के लिए मतलब कुछ कोड हुआ करता था कि इस कोड के हिसाब से आप खाली वेमर सीट जमा कर दे और आपको नौकरी मिल जाएगा। 7 लाख, 8 लाख, 12 लाख तक इसका नीलामी चढ़ा था, ऐसा लोगों ने कहते हैं। संध्या
जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसेनजीत हमसे जुड़ने के लिए और ताज़ा अपडेट्स साझा करने के लिए। तो पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर, ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। यहाँ जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ उसमें कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए इस भर्ती को असंवैधानिक करार दिया है। साथ ही साथ 6 हफ्तों में शिक्षकों को अपना वेतन भी लौटाने के निर्देश आदेश जारी किए गए। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर हूँ। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह सियाचिन में मौजूद हैं और वो दुनिया के सबसे इसलिए आज ही नहीं 5 साल पहले जब रक्षा मंत्री के रूप में रक्षा मंत्रालय का दायित्व मुझे मिला था, उसी दिन ही मैंने प्लान किया और उस समय आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत जी हुआ करते थे, उनसे मैंने कहा और उसके एक दिन के बाद ही हम लोग यहाँ पर सियाचिन आए थे। साथियों, यह एक सुखद संयोग है कि अभी पिछली 13 अप्रैल को ऑपरेशन मेघदूत के 40 साल पूरे हुए हैं और 13 अप्रैल 1984 के दिन भारतीय सेना ने एक ऐसा सैन्य अभियान चलाया जिसकी मिसाल आज दुनिया में दी जाती है। ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सैन्य इतिहास का एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय है जो बीते 4 दशक से एक एक भारतीय को रोमांचित कर रहा है। सियाचिन में चला ऑपरेशन मेघदूत की सफलता हम सभी भारतीयों के लिए मैं मानता हूं कि एक गौरव का यह विषय है। दुनिया के सबसे ऊंचे इस युद्ध क्षेत्र में हमारी सेनाओं ने जो बहादुरी दिखाई है उस पर समस्त भारतवासियों को नाज है। साथियों, वैसे तो मैं अनेक अवसरों पर हमारी सेना के जवानों से मिलता रहता हूं, लेकिन होली के अवसर पर आप लोगों से मिलना और आपके साथ होली खेलना मेरे लिए सबसे सुखद क्षणों में से एक होता है। साथियों, उत्सव और त्योहार मनाने का आनंद अपनों के ही बीच आता है, यह आप लोगों का भी अनुभव होगा। भारत तो पर्व और यह त्योहारों का देश है। होली के पर्व पर मौसम खराब होने के कारण मैं चाहते हुए भी आप लोगों के बीच नहीं पहुंच पाया था, इसलिए लेह में ही वहां जो भी जवान मौजूद थे उनके साथ मैंने होली मनाई थी। लेकिन तय किया था कि मौसम क्लियर होने के कुछ ही दिनों के अंदर मैं निश्चित रूप से सियाचिन जरूर जाऊंगा, इसीलिए मैं यहां पर आया हूं। देर से ही सही आपको और आपके सारे परिवारजनों को भी मैं बिलेटेड हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सभी सैनिक होने के नाते भारत के प्रत्येक परिवार के सदस्य हैं। मैं भारत के सभी परिवारों के प्रेम का रंग लिए आपके बीच आया हूं। आप भले ही मुझे एक रक्षा मंत्री के रूप में यहां देख रहे होंगे, लेकिन मैं एक रक्षा मंत्री के रूप में नहीं बल्कि आपके स्वजन के रूप में अपने परिवार वालों से यहां मिलने आया हूं। तो ऑपरेशन मेघदूत का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सियाचिन दौरे पर हैं और वो वहां पर सैनिकों से मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान वो बता रहे थे कि होली के बड़े पर्व पर वो उनसे मिलना चाहते थे सैनिकों से, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाए। साथ ही साथ उन्होंने जिक्र किया हमारे भारत के वीर सपूतों का, जो कि इस युद्ध भूमि पर डटे हुए रहते हैं हमेशा। और आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। गाजियाबाद सीट से भाजपा ने अतुल गर्ग को उम्मीदवार बनाया है। अतुल गर्ग ने पूर्ण बहुमत से भाजपा की जीत का भरोसा जताते हुए कहा कि विकास कार्यों को लेकर जनता हमें वोट देगी। दूसरे चरण के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद लोकसभा सीट पर,
दिल्ली से सटे इस इलाके में बहुत वीआईपी सीट मानी जाती है। बीजेपी ने अतुल गर्ग को उम्मीदवार बनाया है। अतुल गर्ग हमारे साथ हैं। किस तरह से देख रहे हैं चुनाव को? चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है। पूरे गाजियाबाद में या पूरे देश में इस समय राष्ट्रवाद चल रहा है और मोदीवाद चल रहा है। गाजियाबाद में आप क्या गिनाना चाहेंगे? मोदी सरकार या योगी सरकार ने क्या कुछ ऐसा किया जिसके दम पर आप वोट मांग रहे हैं? गाजियाबाद में NH-24 जो हुआ करता था, NH-9 है, अब 16 लेन का हो गया। गाजियाबाद के अंदर नया हॉस्पिटल रेनोवेशन हो रहा है। गाजियाबाद के अंदर 3 विधानसभाओं में नए हॉस्पिटल बने हैं। गाजियाबाद के अंदर जो रेलवे स्टेशन है वो इंटरनेशनल क्वालिटी का आधुनिकरण बन रहा है, दिल्ली की टक्कर पे बन रहा है। दिल्ली से शायद अच्छा ही बनेगा। यहाँ पर स्टेडियम की भी शुरुआत हो गई है। यूनानी हॉस्पिटल बन गया है। तो ये चंद चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, बाकी तो अमूलचूल परिवर्तन है। कांग्रेस की जो कुछ सीटें हैं जहाँ कांग्रेस दमखम लगा रही है, उसमें हम गाजियाबाद भी देख रहे हैं जो कि शहरी इलाका है, तो उन्हें लगता है कि शायद उनके प्रत्याशी को कुछ समर्थन मिले। 2022 के अंदर कांग्रेस ने यहाँ पर सुरेंद्र गोयल जी के बेटे को लड़ाया था, तो 1,54,000 बीजेपी को वोट मिला था और 11 साढ़े 11,000 कांग्रेस को मिला था। विधानसभा की बात? विधानसभा में। और यही स्थिति 5 विधानसभाओं में रही थी। तो आप कोई मुकाबला नहीं मानते? आप मानते हैं कि जीत, क्योंकि बड़ी जीत हासिल हुई थी वीके सिंह को, उस लिहाज से हम पूछ रहे हैं। देखिए, ऐसा होता है कि जो सेकंड नंबर पे आता है, चाहे वो कितने बड़े अंतर से आए, तो मुकाबला तो कहेंगे ही। अब अंतर इतना बड़ा है कि 1,54,000 और 11,000 का, तो ऐसे ही यहाँ होने वाला है। तो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है? मेरी जीत नहीं, मोदी की जीत, बीजेपी की जीत, कार्यकर्ताओं की जीत। गाजियाबाद वीआईपी सीट है। अतुल गर्ग को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है इस बार, और सामने है कांग्रेस से डॉली शर्मा। बहुजन समाज पार्टी के भी उम्मीदवार हैं, लेकिन ज्यादा चर्चा है कि बीजेपी बनाम कांग्रेस का यहाँ मुकाबला है और अतुल गर्ग आश्वस्त है बड़ी जीत को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। कैमरामैन कमलेश के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, गाजियाबाद। और लोकसभा चुनाव को लेकर डीडी न्यूज का चुनावी सफर जारी है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को चुनाव होगा। गाजियाबाद में बीजेपी से अतुल गर्ग, कांग्रेस से डॉली शर्मा और बसपा से नंदकिशोर पुंडीर चुनावी मैदान में है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र ने गाजियाबाद की जनता से बातचीत करके उनके मुद्दों को जाना। हमारा चुनावी सफर पहुंचा है गाजियाबाद। दिल्ली से सटी उत्तर प्रदेश की ये लोकसभा सीट काफी चर्चित रही है। बड़े बड़े नाम यहां से सांसद चुनकर जाते रहे हैं। जनरल वीके सिंह पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर जीते थे, केंद्रीय मंत्री बने थे। इस सीट पर इस बार बीजेपी ने अतुल गर्ग को चुनाव मैदान में उतारा है, तो वही कांग्रेस पार्टी ने डॉली शर्मा पर दांव लगाया है, यानी डॉली शर्मा यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तमाम अन्य चेहरे हैं। बसपा ने भी लड़ाई तिकोड़ियां बनाने की कोशिश की है। क्या मुद्दे हैं गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र के? हम यहाँ पर घंटाघर में, जो मुख्य घंटाघर है गाजियाबाद का, वहाँ हम मौजूद हैं। लोगों से बात करेंगे, दुकानदारों से, बाकी लोगों से, कि वो क्या समझते हैं। नया उम्मीदवार आया है बीजेपी का। मुद्दे तो हैं काफ़ी, पहले भी जो रहे हैं काम, तो जनरल वीके सिंह ने भी काफ़ी अच्छा कराया है, लेकिन उनमें एक कमी रही कि वो पब्लिक के टच में नहीं रहे। क्या बड़ा काम आप मानते हैं? पूरे भारत के लिए सबसे पहले जो रैपिड रेल चल रही है वो गाजियाबाद में चली है, और कहने के लिए जितने हाईवे बने हुए हैं, अपनी जो है सुगम व्यवस्था हो गई है। कहीं भी आना है हो, कहीं भी जाना हो, दिल्ली जाना हो, आदमी 10 मिनट में दिल्ली पहुंच जाता है। व्यवस्था बहुत बढ़िया हो गई है आने जाने के लिए। क्या मुद्दा है गाजियाबाद में इस बार? आप चुनाव तो अब बिल्कुल, मतदान की तारीख बहुत नजदीक आ रही है। तो बस सर एक ही है, अपना स्वच्छता रहे, गाजियाबाद स्वच्छ रहे एक तो, और जो क्राइम है वो थोड़ा सा जो कम हुआ है उसे बरकरार रखें और कम करने की कोशिश करें। हम तो गवर्नमेंट से ये कहेंगे कम करने की कोशिश करें। गाजियाबाद में क्या मुद्दा है? मुद्दा तो बीजेपी है बस। क्राइम तो समझो लो बहुत ही खत्म ही हो गया। कुछ दिन बाद आ जाएंगे ना दोनों, और अगर जोगी प्रधानमंत्री बन गया तो और बढ़िया कहानी बन जाएगी, तो क्राइम तो और खत्म हो जाएगा। क्या लग रहा है आप जैसे लोगों के लिए जिंदगी कितनी आसान हुई है? क्या मुद्दा है? आसान जिंदगी लोगों की महंगाई है, महंगाई मुद्दा है, महंगाई ज़्यादा है। आप कुछ बताना चाहेंगे वैसा? क्या मुद्दा है आपके गाजियाबाद? गाजियाबाद में बीजेपी आएगी पूरी जोर शोर से। अपने बहुत सारा काम हुआ है, लोग कह रहे हैं। आप क्या चाहते हो, क्या काम करें? जो भी करें पर शहर के हित के लिए करें। क्या मुद्दा है जैसे युवा के लिए? कोई कंपटीशन में नहीं है बीजेपी के, अतुल गर्ग क्लियरली जीत रहे हैं। गाजियाबाद में हम राय जान रहे हैं स्थानीय मुद्दों पर, और यहाँ लोगों का क्या कहना है। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा घंटाघर की तरफ चलते हैं और राय जान लेते हैं गाजियाबाद में
कि क्या कुछ मुद्दे हैं? सर डोली शर्मा की उम्मीद लग रही है हमें तो। क्यों ऐसा करें? सर लेडीज तो लेडीज को ही सपोर्ट करेगी ना, लेडीज तो लेडीज को ही सपोर्ट करेगी ना। अच्छा ऐसा है मामला। बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो ऐसे डोली शर्मा मजबूत है। हाँ सुन बिल्कुल। कि कितना बदला है पिछले 10 वर्षों में गाजियाबाद, और उससे पहले कितना बदला था? बदला है तो कोई ऐसा विशेष नहीं है, 10 वर्षों में कह लो थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। चुनाव में इस वक्त क्या मुद्दा है? चुनाव में मोदी लहर है। मोदी लहर है जी, मोदी लहर है, ये दावा है इनका। हमने तमाम लोगों से बात की जो बीजेपी के नाम पर वोट दे रहे हैं, उन्हें उम्मीदवार से खासा मतलब नहीं है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये बीजेपी की एक रणनीति भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर, बीजेपी के नाम पर मतदाता मतदान करें, यानी उम्मीदवार से ज़्यादा पार्टी का नाम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम वो ज़्यादा चर्चा में है। ये बात कई लोग कह रहे हैं गाजियाबाद में। तो इस तरह से हम राय देख रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर जानने की कोशिश कर रहे हैं अपने इस सफ़र में कि क्या है जनता के मुद्दे और उम्मीदवार किन मुद्दे को उठा रहे हैं, और बीते 5 वर्षों में उस इलाके में कितना बदलाव आया है। तो इस तरह से हम अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जनता की राय लेते रहेंगे। तो गाजियाबाद के चुनावी सफर में इतना ही। कैमरामैन कमलेश के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, गाजियाबाद। और जम्मू कश्मीर में जम्मू लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इस बार 22 प्रत्याशी मैदान में हैं। जम्मू की 18 विधानसभाओं में कुल 17,80,738 मतदाता हैं, जिनमें से 66,378 मतदाता 18 से 19 आयु वर्ग में है। युवाओं को चुनाव के प्रति जागरूक करने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए राज्य चुनाव आयोग के द्वारा कई नए कदम उठाए जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता की जम्मू के उपायुक्त से खास बातचीत। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण की वोटिंग जम्मू लोकसभा सीट पर होनी है। हमारे साथ डीसी जम्मू इस वक्त मौजूद है। क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह से अवेयरनेस कैंपेन यहां पर चल रहा है वोटिंग के लिए? स्वीप में अगर देखा जाए तो पिछली बार जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए थे तो उसमें 75% के आसपास हमारा वोटिंग परसेंटेज रहा है। तो शहरी क्षेत्र के लोगों में वोटिंग परसेंटेज कम रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा रहा है। तो इस बार जो स्वीप का कार्यक्रम किया जा रहा है टारगेटेड है, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जो किया जा रहा है, पर ज्यादा हम फोकस कर रहे हैं शहरी क्षेत्रों पर। तो जैसे कुछ दिन पहले 2-3 दिन से हमने बैंड वगैरह के प्रोग्राम किए ताकि वो जो युवा वोटर है शहरी क्षेत्र का, उसको लुभाने का प्रयास किया गया, जागरूक किया गया, लुभाने के साथ साथ जागरूक। दूसरा जो हमारे नाटक, नुक्कड़ और मैराथन भी हुआ था तो उसमें भी स्वीप का प्रोग्राम किया गया। ऐसे करके हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस बार जो वोटर हैं हमारे वो शहरी क्षेत्रों के वो वोट डालने आए। शहरी क्षेत्रों में देखा जाता है कि अक्सर जो मतदाता होता है वो उदासीन होता है। कौन कौन से ऐसे क्षेत्रों की पहचान की गई है, किस तरह से उन एरियाज में वोटर्स को लुभाने के लिए, ज्यादा संख्या में लाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, या क्या प्लान किया जा रहा है? हमारे जो 11 विधानसभा क्षेत्र हैं, मतलब जम्मू जिले में, तो उसमें 2 विधानसभा क्षेत्र जो आता है तो उनको आइडेंटिफाई किया गया है जहां वोटिंग परसेंटेज कम रहा है। तो उसमें हमने पोलिंग स्टेशंस भी आइडेंटिफाई किए और उसके हिसाब से काम किया जा रहा है। कैसे ये बताया जा रहा है कि वोटिंग बहुत जरूरी है, ये आपका राइट भी है और आपकी ड्यूटी भी है, इसे किस तरह से आप कन्वे कर रहे हैं वोटर्स में? यही मतलब जब भी हम वोटर्स के बीच में जाते हैं, जो मतलब एलिजिबल वोटरों को यही समझाते हैं कि आप जब भी वोट डालने जाते हैं तो ये आपको अधिकार दिया गया है संविधान के द्वारा, जो शायद बहुत सारे देशों में ऐसे उपलब्ध नहीं है जैसे यहाँ दिया गया है। और जब आप इसको एक्सरसाइज करते हैं तभी आपको पता चलता है कि इसकी अहमियत क्या है। तो इस हिसाब से समझाया जा रहा है। तो एक एक वोट की बहुत अहमियत है और सभी के सभी मतदाता अपने घर से बाहर निकल कर आएं, अपने इस अधिकार के साथ साथ दायित्व को भी पूरा करें। इसके लिए तमाम प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं। कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और कई तरह के कार्यक्रम और भी आगे आयोजित किए जाएंगे, जिससे कि सभी लोग अपने इस अधिकार के प्रति जागरूक हों। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ रमा त्यागी, टीडी न्यूज, जम्मू। और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूल वाणी ने कहा है कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ अच्छा प्रदर्शन करेगी। उनका हाथ बंधन को आधार बनाकर वोट मांग रहा है। इसके साथ ही राज्य की दर्जा बहाली और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की मांग उनके मुख्य मुद्दों में शामिल है। हालांकि 370 पर कांग्रेस का क्या रुख है, इस पर उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उनसे बातचीत की हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने। कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उधमपुर में जिस तरह से वोटिंग हुई है, काफी संख्या में मतदाता बाहर निकल कर आया, किस तरह से इसे देखते हैं, क्या आपका अनुमान है? बहुत अच्छा है कि हमको आईन ने एक हक दिया है वोट डालने के लिए, कि लोगों ने इस बार बदलाव के लिए वोट दिया।
और हमें पूरा यकीन है कि कांग्रेस पार्टी उधमपुर वाली सीट से चौधरी लाल सिंह इलेक्शन जीत चुके हैं और बहुत बड़ी लीड से जीत चुके हैं। 370 मुद्दा है, लोगों के दिल में तो है, बहुत ज्यादा है। आपका कांग्रेस का क्या कहना है? हम चाहते हैं कि जैसे दिल्ली में आप जाओ, वहां कोई कल्चर ही नहीं रहा, सब लोग घुस गए हैं उसमें, जो भी दिल्ली का कल्चर था फिनिश। तो हम चाहते हैं यहाँ का कल्चर महफूज रहे। तो किस मुद्दे पर लोग आपको वोट देंगे, बस अंत में ये? अरे कौन सा देखो, कांग्रेस जो है गरीब लोगों की पार्टी है, गरीबों के लिए अच्छा करने का सोचती है। अभी बिजली के बिल इतने आ रहे हैं तो कांग्रेस कोशिश करेगी हम आए तो हम उसमें राहत दे लोगों को, किसानों का कर्जा माफ करें। हमने गारंटी कार्ड, हमारा देखो ऐसा गारंटी कार्ड है जो सच्चा है। अच्छा, आपके गठबंधन की कितनी सीटें आ रही हैं जम्मू कश्मीर? सारी आ रही हैं। तो जम्मू की 2 भी हम ले रहे हैं, कश्मीर की 3 भी ले रहे हैं, लद्दाख भी ले रहे हैं, तो बची कौन सी? कोई नहीं। 3 6 की 6 ले रहे हैं और हिंदुस्तान में भी सरकार बना रहे हैं। पीडीपी गठबंधन में अभी भी शामिल है, आपको लगता है? देखो अभी तो कांग्रेस और एनसी है आपस में, क्योंकि हाईकमांड का डिसीजन है, तो हम तो हाईकमांड का डिसीजन मानते हैं, पार्टी का डिसीजन होता है। कांग्रेस का भी कहना है कि जो मत प्रतिशत यहाँ पर हुआ है, भारी संख्या में जो मतदान हुआ है, उसमें जो मत है वो इनके पक्ष में पड़ा है, इनकी जीत होगी। और इन्होंने दावा किया है कि सारी की सारी सीटें जो जम्मू कश्मीर में है वो इंडिया अलायंस के खाते में आने वाली है। कैमरामैन अनिकेत के साथ रमा त्यागी, टीटी न्यूज, जम्मू। और इसके साथ ही 24 की चुनौती में फिलहाल इतना ही। और आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसमें 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। इसमें पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वर पाठक मरणोपरांत, अभिनेत्री वैजयंती माला, नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम और अभिनेता कोनिडेला चिरंजीवी को प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही जस्टिस एम फातिमा बीवी मरणोपरांत अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, गायिका उषा उत्थुप, अभिनेता विजयकांत मरणोपरांत और पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यव्रत मुखर्जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही सामाजिक कार्य के लिए पार्वती बरुआ को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। ये पद्म पुरस्कार सामाजिक कार्य, लोक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग और साहित्य सहित कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए दिए जाते हैं। वहीं कला के क्षेत्र में खलील अहमद को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की जमकर तारीफ की है। मुस्लिम बुद्धिजीवियों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में देश में बिना किसी मजहबी भेदभाव के चौतरफा विकास हुआ है। साथ ही देश सुरक्षित हाथ में है और प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया है। इन बुद्धिजीवियों का मानना है कि प्रधानमंत्री ने एक ऐसे भारत की नींव रखी है जिसमें दुनिया को पता चलता है कि हम हिंदुस्तानी थे, हैं और रहेंगे। कोई हमारी एकता, अखंडता को नहीं तोड़ सकता है। वहीं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में मुस्लिम समाज की स्थितियों को बदला है, उन्हें बदहाली से निकाला है, उनकी शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। फलस्वरूप मुस्लिम समाज अब देश की मुख्य धारा से जुड़ा है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का मानना है कि देश के मुसलमानों के सामने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल कांग्रेस जैसे दल अब पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने श्रीनगर में 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई ड्रोन से हथियार गिराने के मामले में की गई। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए जम्मू में हथियार भिजवाए गए थे, जिसका इस्तेमाल आतंकी वारदातों के लिए किया जा रहा था।
यूपी के संत कबीर नगर में एक शादी समारोह में देर रात शामिल होने गए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद व उनके समर्थकों पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। इसमें मंत्री संजय निषाद को चोट आई है। वहीं घटना से नाराज सांसद प्रवीण निषाद व पार्टी के तीनों विधायक समेत समर्थक जिला अस्पताल पहुंचे और हमलावरों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। इस घटना को लेकर संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी के समर्थकों पर हमला करने का आरोप लगाया है। पीछे से कुछ लोग उल्टा पुल्टा सांसद जी और निषाद पार्टी हमारे खिलाफ बोले। तो मैं सोचा कि हमारे भी रात एक लोग होंगे, लाओ समझा देते हैं। आगे लाग बैठा दिया और जब बैठा दिया तो मैं पूछा तो सांसद के खिलाफ बोले। तो मैंने कहा सांसद आएंगे उनसे बात कर लेना। उसने कहा तुम मंत्री हो गए, तुम क्या किए, तुम काम करके जितने बोलने के बाद उसने हमने कहा थोड़ा ठीक से बात करो। फिर उसने सीधे हमला किया और चोट लग गई, हमारे चश्मा भी हमारा वहाँ टूट गिर गया। उसके बाद उनके साथ संख्या थी। पता चला कि उससे पहले समाजवादी पार्टी के लोग भी 2-3 घंटा पहले गए थे। उन लोगों ने उस तरीके से कह के आए थे, ऐसा ऐसा उल्टा पुल्टा। तो रिएक्शन तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने वहाँ करा रखा था। वहाँ कुछ बदमाश किस्म के लोग चार थे, प्रधान भी था। मैंने पूछा कि कौन हो, थोड़ा यादव बताए कि क्या होता है। तुमने कहा भाई अभी इतने बोला, उसके बाद ही तो जमा कर दिया। तो एक निषाद के दरवाजे पर मैं बैठा हूँ। और अब बात मौसम की। देश के पूर्वी क्षेत्रों में अगले 5 दिन तक भीषण गर्मी के आसार बताए गए हैं। मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि अगले 5 दिन के दौरान गांगेय पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों में लू चलेगी और आज और कल ओडिशा में भीषण गर्मी पड़ेगी। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी अगले 5 दिन के दौरान कई स्थानों पर लू चलने के आसार हैं। वहीं झारखंड में 25 अप्रैल को तेज गर्मी होगी। इन क्षेत्रों में बीते कल अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से लेकर 46 डिग्री सेल्सियस तक रहा। पूर्वोत्तर भारत के लिए 24 अप्रैल तक आंधी तूफान के साथ भारी वर्षा होने की आशंका है। असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी आग को बुझाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, बावजूद इसके आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आग लैंडफिल में पैदा हुई गैस के कारण कल शाम 5 बजे लगी थी। स्थानीय लोगों ने इस सब मामले पर राज्य सरकार की ढीली कार्रवाई से नाराजगी जताई है। क्यों लगी ये आग, पहली बात तो गौर देने की बात यह है। और दूसरी बात, अगर लगी तो कंट्रोल क्यों नहीं की जा रही है? लगी हुई है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, और इससे इतना कार्बन एमिशन पैदा हो रहा है। सरकार की जितनी भी नीतियां हैं कि हम पॉल्यूशन कम करेंगे, बसेस चला रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे सब्सिडी दे रही है, दूसरी जगह यहाँ आगे लग रही है, कंट्रोल हो रही है। सरकारी प्रॉपर्टी है, कोई पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं। ध्यान दे नहीं रही है सरकार। सबका ध्यान इलेक्शन पे ही है, इन सारी चीज़ों पे नहीं है। बस वोट लेने के लिए सरकार कुछ भी बोलती है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। स्वच्छता पे कोई भी ध्यान नहीं है। आप यहाँ देख ही सकते हैं कितना बुरा हाल है। यहाँ पे इतनी बदबू आती है, यहाँ पे कोई खड़ा नहीं हो सकता है। कोई भी पब्लिक टॉयलेट साफ नहीं है। स्वच्छता के ऊपर क्या है कि गवर्नमेंट कर तो रही है, लेकिन इस चीज़ को बहुत फास्टली गवर्नमेंट को करना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट इस चीज़ पे ध्यान दे रही है, लेकिन मतलब इनका वर्क प्रोसेस बहुत स्लो है। इसके कारण क्या है कि आसपास के जितने लोग हैं, बारिश हो जाती है, हमें पता है इतनी स्मेल आती है, कम से कम 2-3 दिन तक स्मेल आती है। और सबसे बड़ा दूसरा रीज़न है ये स्लेटर हाउस। ये स्लेटर हाउस के कारण क्या है, यहाँ पे इतनी गवर्नमेंट रिवेन्यू जनरेट तो करती है, लेकिन इस हिसाब से यहाँ पर स्वच्छता के पैरामीटर को कभी नहीं देखती है कि साफ सफाई रखना चाहिए। और इधर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी आग की स्थिति का जायजा लिया। वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि यहां भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। यहाँ के आसपास जितने लोग रहते हैं उनके लिए नारकीय जीवन कर दिया इन लोगों ने। दिसंबर 2023 का वादा किया अरविंद केजरीवाल ने कि मैं इस पहाड़ों को खत्म कर दूंगा, दिल्ली के पहाड़ों को। क्या हुआ उस वादे का? सिर्फ कोरी घोषणाएं, जमीन पे काम नहीं है। मशीनें जितनी लगी हैं आधी खराब है, जो मुझे जानकारी मिली है। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। उनका काम है सिर्फ भ्रष्टाचार करना, और इसमें भी कूड़े उठाने में भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, ऐसी जानकारी हमें मिली है। और अब बात खेल जगत से जुड़ी खबरों की। भारत के डी गुकेश ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। 17 वर्षीय गुकेश इस टूर्नामेंट को जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं। गुकेश विश्वनाथन आनंद के बाद कैंडिडेट्स जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। अब गुकेश विश्व खिताब के लिए मौजूदा विश्व चैंपियन डिंग लिरेन को चुनौती देंगे। एक नजर डालते हैं डी गुकेश की उपलब्धियों पर।
29 मई 2006 को चेन्नई में जन्मे डी गुकेश ने 7 साल की आयु में शतरंज खेलना शुरू किया। डी गुकेश ने 15 जनवरी 2019 को 12 साल 7 महीने और 17 दिन की आयु में ग्रैंड मास्टर का तमगा हासिल किया। ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाले वे तीसरे सबसे युवा खिलाड़ी हैं। सितंबर 2022 में गुकेश पहली बार 2700 की रेटिंग तक पहुंचे थे। वे 2700 की रेटिंग हासिल करने वाले तीसरे सबसे युवा खिलाड़ी हैं। डी गुकेश अगस्त 2023 में 2750 की रेटिंग तक पहुंचे। वे 2750 की रेटिंग तक पहुंचने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। अक्टूबर 2022 में गुकेश ने मैग्नस कार्लसन को मात दी थी। विश्व चैंपियन बनने के बाद से कार्लसन को हराने वाले गुकेश सबसे युवा खिलाड़ी बने। गुकेश ने 2023 के शतरंज विश्व कप के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की। उन्हें क्वार्टर फाइनल में मैग्नस कार्लसन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। सितंबर 2023 की रेटिंग में गुकेश ने विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ दिया था। गुकेश ने 37 साल में पहली बार आनंद को हटाकर शीर्ष भारतीय शतरंज खिलाड़ी होने का गौरव हासिल किया। दिसंबर 2023 में गुकेश ने 2024 के कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया। गुकेश कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाले तीसरे सबसे युवा खिलाड़ी बने। अब डी गुकेश ने 17 साल की उम्र में कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है और वे इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट को जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। कैंडिडेट्स जीतने के बाद अब गुकेश विश्व खिताब के लिए मौजूदा विश्व चैंपियन डिंग लिरेन को चुनौती देंगे। अगर गुकेश विश्व चैंपियनशिप में लिरेन को मात देने में कामयाब रहते हैं तो वे सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन बन जाएंगे। इससे पहले गैरी कास्परोव और मैग्नस कार्लसन 22 साल की उम्र में विश्व चैंपियन बने थे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और हम सभी जानते हैं कि ये धरती मनुष्यों की ही आश्रय स्थली नहीं बल्कि ये अपनी विशेष पारिस्थितिकी के साथ समस्त प्राणी जगत को जीवन प्रदान करने में विशेष भूमिका निभाती है। आज विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर देखते हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्रा की ये खास रिपोर्ट, जहां वर्तमान और पारंपरिक ज्ञान के सही संतुलन के साथ पृथ्वी की रक्षा का संदेश निहित है। यस्याहं समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामन्नं कृष्णजस्तं बभूवुः यस्यापिदं जिन्वाति प्राणतेजत्सानो भूमिः पूर्वपेदेः दधातु। अथर्ववेद के भूमि सूक्त के इस मंत्र में पृथ्वी को सभी प्राणियों का कारण और आश्रय बताया गया है। भारतीय ज्ञान परंपरा के ध्वजवाहक ग्रंथों में भी पृथ्वी को न केवल एक ग्रह बल्कि प्रकृति के चराचर जगत की जननी भी बताया गया है। हालांकि औद्योगिकरण पर आधारित वर्तमान युग में मनुष्य अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए निरंतर पृथ्वी का दोहन कर रहा है, जिससे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और यहाँ तक कि हर दिन जलवायु परिवर्तन भी होता चला जा रहा है। और इन सभी से प्राणी जगत विभिन्न बीमारियों और महामारियों से लगातार पीड़ित भी दिख रहा है। बाढ़, भूस्खलन, भारी बारिश, सूखा, शीतलहर, जंगल की आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं से हम पहले से कहीं अधिक विनाश होता हुआ अनुभूत भी कर रहे हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने के लिए हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जिसे आधुनिक युग में सर्वप्रथम 1970 में मनाया गया था। तात्कालिक पर्यावरणीय दुस्थितियों के साथ साथ भारतीय ज्ञान परंपरा से अभिप्रेरित प्रकृति विज्ञानियों की प्रकृति या पृथ्वी के प्रति गंभीरता ही इसके मूल में निस्संदेह कही जा सकती है। अभी तो जो यूरोपीय मॉडल है उसमें मोर कंजम्पशन मोर डेवलपमेंट ये सूत्र है, लेकिन हमारा ठीक इसके विपरीत है। हमारा है तेन त्यक्तेन भुंजी था, और ये जो मनुष्य और प्रकृति के बीच के संबंध का अध्ययन है, इसी का नाम उन्होंने इकोलॉजी दिया। और ये इकोलॉजी बाद में डीप इकोलॉजी के रूप में आया, जो आर्ने नेस इसके प्रवर्तक हैं। और आर्ने नेस गीता, उपनिषद और वेद के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं। उन्होंने उपनिषद गीता को कोट करते हुए सारी बातें वहाँ रखी है।
इस वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस का विषय ग्रह विरोधी प्लास्टिक है, अर्थात प्लास्टिक जैसी सिंथेटिक सामग्री का कम उपयोग कर अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर पर्यावरण के प्रति जनजागरूकता उत्पन्न करना इस वर्ष के पृथ्वी दिवस के समायोजन की सफलता कही जा सकती है। इन सभी के अतिरिक्त ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पृथ्वीगत पर्यावरण संरक्षण में पशु पक्षियों की भी उतनी ही भूमिका है जितनी मनुष्यों की। हालांकि जलवायु परिवर्तन ने इन पशु पक्षियों के मूल स्वभाव को भी बदलने का काम किया है। वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत को अपनी योजनानुसार अधिक से अधिक पेड़ लगाने की आवश्यकता है। वहीं भारत ने वर्ष 2030 तक वन क्षेत्र को 30% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए प्रशासन ने 6 अरब वृक्ष लगाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। आइए हम सब अपनी पृथ्वी को वर्तमान और पारंपरिक ज्ञान के प्रयोग के साथ संतुलित व समृद्ध बनाएं, क्योंकि माता भूमि पुत्रोहम संततः वयम पृथिव्याः, अर्थात भूमि अर्थात पृथ्वी हमारी माता है और हम इस पृथ्वी की संतान हैं। नारायण दत्त मिश्र, डीडी न्यूज। और इस खूबसूरत रिपोर्ट के साथ ही हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज यानी शिशु में जन्म से ही किसी प्रकार की विकृति होना, जिसके कई कारण हो सकते हैं। कई बार गर्भावस्था के दौरान की गई लापरवाही, आनुवंशिक कारणों या फिर किसी अन्य कारण से शिशु जन्मजात विकृति से ग्रस्त हो जाता है। बेबी को पूर्ण तरीके से पहले 2 दिन में देखें ठीक से कि वो ठीक से सांस ले रहा है, नीला नहीं पड़ रहा है, पेशाब ठीक टाइम पे कर रहा है, लैट्रिन ठीक टाइम पे कर रहा है, उल्टियाँ नहीं कर रहा है, पेट की सूजन नहीं है, तो ये सारे लक्षण होते हैं कोई कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट के। इसके अलावा उसको एग्जामिन करें, खुद भी एग्जामिन करें और एक दफ़ा किसी पीडियाट्रिशियन से या बच्चों के डॉक्टर से एग्जामिन कराएं, देखें कि उसका सिर बड़ा तो नहीं है, सिर पिलपिला तो नहीं है, कोई उसकी रीढ़ की हड्डी की जगह कोई फोड़ा तो नहीं है, और उसको कोई तालू में डिफेक्ट तो नहीं है, या जीभ कटा हुआ नहीं है, या आँखें उसकी साफ़ है, कहीं सफ़ेद तो नहीं है आँखें। हाथ पैरों को देखें कि हाथ पैरों का जो साइज़ है और उनकी जो ओरिएंटेशन है वो ठीक है, कहीं टेढ़े तो नहीं है हाथ पैर। पेट को देखें कि कोई पेट से बाहर कोई आंतलियाँ तो नहीं निकल रही है, कोई स्वेलिंग तो नहीं है, और लैट्रिन का रास्ता देखें कि भाई वो बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। नॉर्मल दिखते हुए बच्चे को भी हम स्क्रीनिंग करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि उसकी कान की हियरिंग की जाँच करते हैं, उसकी आंखों की जांच करते हैं। कुछ विकृतियां अत्यधिक गंभीर होती हैं और शिशु के लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं। वहीं कुछ अन्य विकृतियां सिर्फ शिशु की शारीरिक सुंदरता को ही प्रभावित करती हैं। शिशु में जन्मजात विकृति होने पर माता पिता के लिए शिशु के विकास व उसके पूरे जीवन को लेकर कई प्रश्न उठ जाते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जब वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या तुरंत मैरिज के बाद ही कुछ चीज़ों की ध्यान रखें। एक तो अपना इम्यूनाइजेशन पूरी तरीके से करा लें, क्योंकि कुछ कंजेनाइटल इन्फेक्शंस भी हैं जो बर्थ डिफेक्ट्स को दे गिव राइज टू बर्थ डिफेक्ट्स। दूसरा, अपना न्यूट्रिशन ठीक रखें प्रेगनेंसी से पहले। और तीसरा, जैसे ही अपनी प्रेगनेंसी प्लान करें तो डॉक्टर से डिस्कस करें कि घर में कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट हो या कोई जेनेटिक डिफेक्ट हो, इसके बारे में ओपिनियन ले लें और इसके लिए क्या करना है प्रेगनेंसी के दौरान ये समझ लें। एक दफ़ा जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो डिटेक्शन बड़ा इम्पॉर्टेंट है। एक तो टॉर्च स्क्रीनिंग कराएं अपनी, जिससे कंजेनाइटल इन्फेक्शंस के बारे में आपको पता चलेगा। दूसरा जो है, अगर आपको डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, इसका अच्छी तरह से डे टू डे बेसिस पे जैसे डॉक्टर बोले इलाज कराएं, क्योंकि डायबिटीज़ से भी कंजेनाइटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तीसरा, एक अल्ट्रासाउंड कराएं अपना 18 हफ्ते से 20 हफ्ते के गेस्टेशन पे, जिससे काफ़ी सारी बर्थ डिफेक्ट्स को आप डिटेक्ट कर पाओगे। और चौथा जो है,
जो फोर्टिफाइड फूड है और जो आयोडीन है इसको भी लें, क्योंकि कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म भी आप इस प्रिवेंट कर सकते हो। आजकल की नई तकनीकों व दवाओं के प्रयोग से शिशु में उत्पन्न जन्मजात विकृति को ठीक किया जा सकता है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि ऐसी कोई भी समस्या उत्पन्न होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और शिशु का सही इलाज करवाएं। साथ ही जरूरी है गर्भावस्था के दौरान सावधानी रखना, जिससे जन्मजात विकृतियों से बचाव और उनकी जल्द पहचान संभव हो सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज।